हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रगति प्रिया और आज है आपका लेक्चर नंबर 30। टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर बहुत सारे हम टॉपिक को पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इस पे ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बारे में, नॉर्मल मोड्स के बारे में एंड जो कि स्मॉल ऑसिलेशन का पार्ट्स है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड। उसके रिगार्डिंग हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा था। इस इक्वेशन से हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने सीखा था। ये ओमेगा स्क्वायर क्या है? यही फ्रीक्वेंसी है। और जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी होता है, मतलब कि क्वेश्चन के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। दैन उसका जो है ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के एंड हम नॉर्मल मोड निकाल लेते हैं इजीली, ओमेगा। ओके, एंड ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड इस इक्वेशन से निकालते हैं। वी आई से माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई से एक्स आई इज इक्वल टू 0, वेयर इसमें ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये है हमारा जो है नॉर्मल मोड, या हम बोल सकते हैं कोई वेक्टर है। हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 A3 के फॉर्म में। एंड वी आई जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लास में, डेल टू वी अपॉन में डेल एक्स आई एंड डेल एक्स जे। अब यहाँ पे मैं एक्स आई एक्स जे कुछ भी, मतलब ये जो है ना ऐसे जनरली क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, एंड अगर ये देखोगे तो हाँ, ये देखो टी आई जे को हम कैसे निकालते हैं, डेल टू टी अपॉन में डेल एक्स आई डॉट इंटू डेल एक्स आई डेल एक्स जे डॉट, राइट। एंड इसका मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का अगर 2x2 ऑर्डर का 2 वेरिएबल दे रखा है क्वेश्चन के सिनेरियो में, तो हम पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से निकालते हैं, V11 V12 V21 V22। एंड काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, T11 T12 T22 T22 T21 T22, राइट। नॉर्मलाइजेशन, ये पॉइंट भी निकालना सीखा था हमने। ये है हमारा नॉर्मल मोड, या बोल सकते हो कोई वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद काइनेटिक एनर्जी से प्रोडक्ट करेंगे। फिर अगेन हम जो है एक्स आई जो है इससे प्रोडक्ट करने के बाद आइडेंटिटी आना चाहिए, या फिर इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन की जो है फॉर एक्सप्रेशन है। ओके स्टूडेंट, ये सब हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगा होगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इससे हर बार देख ही लिया जाता है एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग। और हमारा जो आज का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड है सभी बच्चों के लिए, बचपन से ही मतलब क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टीन, तो हमारे महान फिजिसिस्ट जो हैं आइंस्टीन, उन्होंने ये थ्योरी दिया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बताया कि जितने भी मतलब लॉ है फिजिक्स में, बेसिक लॉ, वो सेम होते हैं हर एक फ्रेम में। सबसे पहले मैं तो आपको बताऊंगी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसके पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है, राइट। एंड देन फिर मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। फिर गैलीलियन से ट्रांसफॉर्म से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे वो मतलब आया, क्यों ज़रूरत पड़ा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बारे में बताऊँगी। एंड देन फिर इन्वर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसके मैट्रिक्स फॉर्म के बारे में बताऊँगी। एंड फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ये सब क्या है, कॉन्जिक्वेंसेस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी के बारे में बताऊंगी कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक साथ टाइम को, दो पोजीशन पे एक साथ टाइम को स्टार्ट करते हैं, तो सेकेंड दूसरे फ्रेम में अगर वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसमें क्या नज़र आएगा, वो टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, तो उसका डिफरेंस हम देखेंगे। एंड हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। एंड फिर सम न्यूमेरिकल के बारे में, PYQ के बारे में प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड जो रह जाएगा, बच जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मतलब बेस्ड ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। ओके, अब हम आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है स्टूडेंट। पहले हम जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके, एंड देन हम पता करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, ये सब के बारे में आपको हमने बताया था फर्स्ट क्लास में। इसी तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कुछ उसी से मिलता जुलता पॉइंट है। इसके लिए भी जो है ना, ये भी एक सेट ऑफ 3 एक्सेस होता है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
With the help of this set of axes we can define position and momentum of object in the real space at any time t. Like ये देखो 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एट टाइम टी पे हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल का। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करें हम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी पॉइंट हो सकता है। लाइक अगर हम अपने आप को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, हम जिस पॉइंट पे बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं, वहीं से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा एक्स वाई जेड एक्सेस, एंड वहाँ से हम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, राइट। एक एग्जांपल मैं ली फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, राइट स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन इस क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। दोनों को आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो न्यूटन्स के सारे लॉ को वैलिड करता हो, प्रूव करता हो। ओके स्टूडेंट, लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं ट्रेन में जा रही हूँ, ट्रेन से जा रही हूँ, राइट। ट्रेन में एक आदमी बैठा है, एक पर्सन बैठा है, पैसेंजर, जो कि मेरे सामने वाली सीट पे है। तो मैं आउटसाइड ना देख के उसको अगर देखती हूँ तो वो मुझे, चूँकि ट्रेन तो चल रही है, राइट, ट्रेन तो चल रही है अपने मोशन में, लेकिन अगर मैं उसको देखती हूँ तो वो लगेगा कि अरे ये तो मतलब स्थिर ही है, ये रेस्ट में, ठीक है। अगर उस अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ तो ये मुझे लगेगा अरे ये तो उस मतलब रेस्ट में है, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ। ऑब्जर्वर जहाँ से चीज़ों को देखते हैं, जिस पॉइंट से देखते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी और चीज़ को देख रहे हो तो आप वो डिपेंड करता है कि वो मूव कर रहा है, कि वो मतलब कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सारे लॉ को वैलिड करता है कि नहीं करता है, वो रेस्ट में या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज हम पता करते हैं क्या कि वो इनर्शियल है और कौन सा नॉन इनर्शियल है, राइट। अब मैं नॉन इनर्शियल का भी एग्जांपल दूंगी उस रिलेटेड टू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो एक्सलेटेड मोशन में हो, जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, राइट, जो एक्सलेटेड मोशन में हो, जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, एंड वो न्यूटन्स के फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को वैलिड ना करे, वो फॉलो ना करे, राइट। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ किसको शो करता है, ये इनर्शियल लॉ को शो करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो उसी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, राइट स्टूडेंट। एंड सेकेंड लॉ किसको डिफाइन करता है, फोर्स को डिफाइन करता है, F इक्वल टू ma, की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट फोर्स, एंड लगता किसके अलोंग है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में वो लगता है। ओके, मोमेंटम। एंड लेकिन ये जो थर्ड लॉ को वैलिड करता है, ये नॉट नहीं है, थर्ड लॉ को वैलिड करता है, यानी कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन इज इक्वल टू मतलब मैग्नीट्यूड उसका जो है इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होता है ना। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। ओके, इन द यूनिवर्स ऐसा तो लॉ हर जगह वैलिड होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ हर जगह, रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखो तो वो अप्लाई होता है। अब मैं इसका एक कंबाइंड कंपोजिट एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको ट्रेन वाला एग्जांपल बताया था कि ट्रेन में मैं बैठी हूँ, ट्रेन कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मानो एक्सलेटेड से ही मूव कर रहा है, बट मैं ट्रेन के अंदर हूँ, राइट। और मेरे सामने का पैसेंजर जो बैठा है वो भी ट्रेन के अंदर ही है, और जब मैं उसको मैं ऑब्जर्वर हूँ और उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, उस आदमी को, उस पैसेंजर को, तो वो रेस्ट में है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, और वो जो आदमी को मैं देख रही हूँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा उसके अंडर। एंड देन अगर मैं सपोज मान लो कि कोई भी मतलब है मैन है जो कि बाहर आउटसाइड खड़ा है, ट्रेन के बाहर, मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे, और ट्रेन चल रही है, तो एक्सलेटेड मोशन से, एक्सलेटेड स्पीड से चल रही है वो ट्रेन आगे की ओर। ओके, तो वो आदमी जब ट्रेन को देखेगा तो वो ट्रेन आप उसको एक्सलेटेड नज़र आएगा, तो एक तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा क्योंकि वो ऑब्जर्वर है जो स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है,
ओके, और जो ट्रेन को देख रहा है ना, वो देख रहा है, वो आप इसमें अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज कि वो इनर्शियल है कि होगा कि नॉन इनर्शियल, क्योंकि जो ट्रेन है एक्सलेटेड मोशन में, देन वो कौन सा मोशन, कौन सा फ्रेम कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो चुका होगा कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप देखोगे मतलब कि ट्रेन के अंदर ही, तो सामने वाला जो आपको दिखेगा, यानी सामने वाला जो आपको मतलब ऑब्जेक्ट्स दिखेगा, लाइक माउंटेन्स हो गया, लाइक पोल्स एंड डिफरेंट थिंग्स, पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह दिखेगा, तो आपको लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रही है, राइट। वो मतलब वो भी मोशन कर रही है, पीछे की ओर जा रही है, जो कि आपके नियरेस्ट होगा सामने की ऑब्जेक्ट। एंड ये क्या, इसका मतलब ये हो रहा है कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जो कि मतलब जो ट्रेन में मैं बैठी हूँ, अकॉर्डिंग टू मी कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि वो मतलब फॉलो नहीं कर रही है न्यूटन्स लॉ को, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को, जो कि इनर्शिया को जो डिफाइन करता है, राइट। आई होप आपको जो है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाने में मतलब कर पाए होंगे और समझ में आया होगा। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम अब देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। उससे पहले हम एजम्पशन पोस्टुलेट देखेंगे, आइंस्टीन ने क्या पोस्टुलेट दिया था, राइट। देखते हैं पोस्टुलेट स्टूडेंट, देखो आइंस्टीन का क्या पोस्टुलेट, देखो आप स्टूडेंट। All the basic laws of physics are the same in all inertial frame। जितने भी बेसिक लाउज हैं फिजिक्स में, जैसे ग्रेविटेशनल लाव हैं और भी लाव है, न्यूटन्स के लाव हैं और भी ओम्स लाव हैं। ओम्स तो मतलब ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। जो जितने भी लाव है बेसिक लाव, वो जो है सेम होने चाहिए ऑल इनर्शियल फ्रेम में। ऑल इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या हो गया, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, राइट, नॉट इन इनर्शियल फ्रेम में वो सेम होता है ऑल इनर्शियल फ्रेम में, जितने भी बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स हैं। एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट को देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है हमारा 3 क्रॉस होता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड का होता है। और ये जो है ना कांस्टेंट होता है, इसको सी से इंडिकेट करते हैं, कांस्टेंट होता है ओवरऑल हर जगह, सोर्स के लिए भी ऑब्जर्वर के लिए भी। अगर इस मतलब कि मान लो एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि मैं अर्थ से एक लाइट को जो है ऊपर की तरफ, मतलब या फिर अर्थ से ही सैटेलाइट से कोई लाइट आ रही है, लाइट को मैंने ऑन किया तो वो अर्थ की ओर आ रही है, तो उस समय अर्थ पे जो आदमी है, ऑब्जर्वर है, उस लाइट के स्पीड को क्या ऑब्जर्व करेगा, वही ऑब्जर्व करेगा जो ये कांस्टेंट है, c = 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भले आप उसका जो है ना मतलब ये डिफरेंट हो, मतलब कि अगर अर्थ से बाहर है उसका आप देख सकते हो कि टाइम में चेंजेस आ सकते हैं, उसके लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, बट उसका जो स्पीड होगा, लाइट की जो स्पीड होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी ओवरऑल। लेकिन अगर हम उस जगह पे मैं कोई भी सैटेलाइट लेती हूँ या फिर कोई भी स्पेसशिप लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्पीड वेरी करेगी, राइट, रिलेटिव स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों एजम्पशन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बताती हूँ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं, ये मतलब कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं कि कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, मतलब कैसे एक कोऑर्डिनेट से को मतलब ऑब्जर्व करके हम दूसरे कोऑर्डिनेट को कैसे गेस कर सकते हैं। सपोज मान के चलो एक ये फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ही है एस, जिसका जो है ये एक्सेस है वाई जेड, और ये एक्स है और ये जेड है, राइट स्टूडेंट। ये एक्स है, ये सॉरी, अब मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ मैं, ये x मान लेती हूँ, ये y मान लेती हूँ, ये y मान लेती हूँ, ये z मान लेती हूँ। ओके स्टूडेंट, इसको y मान लेती हूँ, इसको z मान लेती हूँ। सपोज ये s फ्रेम है इनर्शियल, ये भी इनर्शियल फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रही है अलोंग x डायरेक्शन में। ओके, लेकिन हाँ अलोंग x मतलब v वेलोसिटी से मूव कर रही है अलोंग x डायरेक्शन में। दैट आप देखो तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि अगर हम इस फ्रेम को मान लेती हूँ, इस फ्रेम से इसको देखूंगी तो ये तो बहुत आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि हम तो रेस्ट में हैं, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं इसे देख रही हूँ। तो आप देखोगे कि जो है ना ये
ये जो पोजीशन होगी एक्स की वो कुछ इस तरह से होगी। पहले इनिशियल में जो है दोनों एक साथ थी, लेकिन जैसे ही कुछ समय के बाद एट आफ्टर सम टाइम ये मूव करने लगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से। हम देखेंगे तब जो है यहाँ पे x में क्या चेंजेस आएगा। x में देखोगे कि x डैश प्लस वी टी, यानी जो 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 v से वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप जानते हो कि डिस्टेंस जो होगा वी टी हो जाएगा, देन ये ऐड हो जाएगा ये डिस्टेंस x जो है x प्लस वी टी। एंड इस फ्रेम से मैं इस चीज़ को देखूंगी, फ्रेम को, इस रेफरेंस को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो आपको लगेगा कि ये जो है ना दूर होती जा रही है। दैट मीन्स ये आपको दिखेगी x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, यानी इसका ये घटा मतलब माइनस कर दो ये इस x में, इस कोऑर्डिनेट्स, तो x माइनस वी टी दिखेगी। एंड y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू t, क्योंकि y में कोई मोशन नहीं है, ना ही z एक्सेस में कोई मोशन है, एंड t डैश इक्वल टू t ही यहाँ कंसीडर किया गया है, जो कि ओवरकम किया गया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्यूरेट रिजल्ट पाया गया। फिर भी एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, पर इसका एजम्पशन कुछ हद तक सही रहा। आप देखोगे कि मतलब इसमें जो है ना एक फैक्टर को और लाया गया है, 4 स्पेस, एक तरह से मिनकॉस की स्पेस माना गया कि जैसे x में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो अब ऑफकोर्स t में भी चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम। अगर इस फ्रेम से इस फ्रेम में देखेंगे तो इसी तरह से एक फैक्टर आया जिसको लॉरेंस फैक्टर नाम दिया। ये गामा जो है ना, गामा यही हमारा लॉरेंस फैक्टर है। ये क्या है? लॉरेंस फैक्टर। अब देखो स्टूडेंट कि एक और फैक्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, लॉरेंस फैक्टर को। एक्स डैश इक्वल टू क्या, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स माइनस बी टी अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको गामा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस बी टी। एंड वाई डैश में कोई मोशन नहीं है, सेम सिनेरियोज है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं। वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स बी और सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ये कोऑर्डिनेट भी चेंजेज हुए अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेम। हम इस फ्रेम से देख रहे हैं इसका लोकेशन, ओके, इस फ्रेम से मैं देख रही हूँ इसका लोकेशन, तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। जब इससे हम इसका लोकेशन चेक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट एस से एस डैश के लिए चेक करेंगे, तो हम देखेंगे तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लॉरेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, टी डैश इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये गामा फैक्टर है इंटू में वो टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर। देखो अब ये जो है फ्रेम एस से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेम एस डैश की स्पीड और जो है क्या चेंजेज आया है। तो एक्स डैश में क्या चेंजेज आएगा, प्लस बी टी डैश, ये जो था आज गामा फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। वाई डैश, वाई में तो कोई मोशन नहीं है, इसलिए वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, एंड टी इक्वल टू हो जाएगा गामा टी डैश प्लस बी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं शॉर्टली लिखती हूँ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गामा के फैक्टर में। देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड। ये जो आपने पढ़ा था अभी सेम टू सेम इसी चीज़ को मैंने लिख दिया। ये लॉरेंस फैक्टर है। ओके, ये इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूँगी, जो भी फैक्टर है वो मैं इस तरह से, बीटा जो है, बीटा इक्वल टू होगा आपका वी बाई सी एंड गामा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, सी टी डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, ये इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट अब देखो यहाँ पे सी टी डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये हमारा जो है हम इससे इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इस फैक्टर को यहाँ पे इस तरह से लिख दें सी टी। ये तो डिस्टेंस ही हो गया सी टी, राइट, एक्स बी एक्स वाई जेड, एंड देन यहाँ पे फैक्टर आएगा, डायगोनल में ये एलिमेंट आएगा इसका। हाँ, इसको आप याद रख सकते हो, माइनस बीटा गामा, एंड इसका इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये इस तरह से फैक्टर आता है। देख लो सी टी एक्स वाई जेड यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ मतलब इनवर्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ स्विच करके यहाँ पे इनवर्स के लिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं बताऊंगी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस को, लेंथ फॉर डायरेक्शन, टाइम डायलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी के बारे में। ओके
देखो ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो ये वाई है, ये एक्स है, ये जेड है, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है, एक एस डैश है। एस डैश जो है भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, मतलब कुछ समय तो ये यहाँ रहेगी, आफ्टर सम टाइम ये इधर आ जाएगी, मतलब कि आगे बढ़ती चली जाएगी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। मान लो कि यहाँ पे एस फ्रेम में एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड एक्चुअल लेंथ तो इसका ये होगा, लेकिन ये जब ये आगे मूव कर रहे हैं इस फ्रेम के साथ, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि वो लेंथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएगी, यानी छोटी नज़र आएगी एक्चुअल लेंथ से। तो हम उसी को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमारा ये क्या है, रॉड है, और इसका एक्चुअल लेंथ हमारा क्या है, x2 माइनस x1, ये x2 है, x1 है, x1 x2, x2 माइनस x1 इक्वल टू l, ये रिलेटिव लेंथ या एक्चुअल लेंथ हम बोल सकते हैं इसको। हाँ x1 डैश है, ये x2 डैश है ना, इस x1 x2 नहीं बोल सकते इसको। तो x2 डैश माइनस x1 डैश इसका क्या होगा, एक्चुअल लेंथ होगा, लेकिन x2 माइनस x1 क्या होगा, ये रिलेटिव लेंथ या बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हो सकता है। बाकी ये सब तो आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े ही हैं कि हम कैसे निकालते हैं ये सब। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो हो वो यूज़ करके ही हम टाइम डायलेशन को निकाल सकते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को, एंड प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी को एंड हम निकाल सकते हैं एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ को, राइट स्टूडेंट। ओके, चूँकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, x1 डैश गामा x1 माइनस बी टी एंड x2 डैश इज इक्वल टू गामा x2 माइनस बी टी। तो हमने निकाल लिया, दो पोजीशन है इस रॉड का, तो दोनों पोजीशन को निकाल लिया हमने, x1 माइनस बी टी, x2 माइनस बी टी गामा में, एंड जब इस ये एक्चुअल लेंथ है हमारा x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू l नॉट एक्चुअल लेंथ है, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, रिलेटिव लेंथ है। अब मैं क्या करूँगी, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दी, x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू डाल दी इसमें, जो वैल्यू मैंने निकाला है, गामा x2 माइनस बी टी माइनस x2 प्लस बी टी हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बी टी इज कैंसिल आउट, x1 माइनस x2 गामा। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे x2 होना चाहिए, यहाँ x1 होना चाहिए, तो ये x2 माइनस x1 आ गया। ये हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है गामा l, तो l को पहले क्या रख सकते हैं, l नॉट अपॉन गामा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है इन रेस्ट ऑफ फ्रेम में, है ना। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया, L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। L नॉट इज़ व्हाट, एक्चुअल लेंथ, जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, यस, इन रेस्ट ऑफ फ्रेम में। ये रेस्ट फ्रेम में है, रेस्ट फ्रेम एस में है, ये मूविंग फ्रेम एस डैश में, मूविंग फ्रेम एस डैश में। अब हम पढ़ते हैं टाइम डायलेशन के बारे में। सपोज मान लो कि दो घड़ी है, राइट, दो वॉच है, और इसका मैं एक मतलब एग्जांपल बताती हूँ टाइम डायलेशन का, देन मैं डेरिवेशन बताऊँगी आपको। ओके, एक वॉच प्लेटफॉर्म पे लगी है, और एक वॉच मतलब कि प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग है एक मैन, और वो वॉच उसके पास है, और एक वॉच जो है जो ट्रेन में आदमी बैठा है उसके पास है। दोनों एक टाइम जो है टाइमर लगाता है, दोनों एक टाइम जो है स्टार्ट करता है, राइट। वो दोनों क्या करता है, एक टाइम में टाइमिंग को स्टार्ट करता है टाइमर लगा के, जब ट्रेन वो रफ्तार पकड़ लेती है, मूव करने लगती है बहुत ही हाई वेलोसिटी से। जब दोनों मतलब कि टाइमर लगाता है, तो अब टाइमर तो अब चलने लगा, चलते चलते जब वो आदमी जो है, जो ट्रेन पे जो आदमी है, वो टाइमर लगा हुआ है उसके पास, वो कुछ डिस्टेंस तक पहुंच जाता है, और उसका टाइमर जो है जितना टाइम शो करता है उतना, और उसका टाइम, तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि उसका टाइम जो है ट्रेन पे जो आदमी है उसका टाइम काफ़ी लंबा टाइम लगा, अकॉर्डिंग टू दैट कि वहाँ पे जो आदमी खड़ा है, किसके लिए, सॉरी, एक्चुअल टाइम तो उस मूविंग के लिए लगा, मूविंग फ्रेम को लगा होगा, लेकिन जो रेस्ट फ्रेम है, जो स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म है, उसको लगा कि अरे ये टाइम तो बहुत लंबा है। तो यहाँ पे भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेस्ट फ्रेम को लग रहा है कि ये टाइम लंबा है, डायलेट हो गया है, टाइम डायलेट हो गया, किसके लिए, मूविंग फ्रेम के लिए डायलेट हो गया है,
उसको तो लगा तुरंत समय चले गया, किसको, इसको लगा, जो रेस्ट फ्रेम है उसको लगा, सॉरी स्टूडेंट, रेस्ट फ्रेम को लगा कि समय तो तुरंत चले गया टाइम, लेकिन जो मूविंग फ्रेम है उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा T1 डैश प्लस एक्स डैश भी अपॉन सी स्क्वायर, ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आया है। ओके, T1 डैश एस मूविंग फ्रेम के लिए है, एस डैश के लिए एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, T2 इज इक्वल टू गामा इंटू T2 डैश प्लस एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, T1 डैश माइनस T2 डैश T नॉट एक्चुअल टाइम है ये। मान लिया दो टाइम यहाँ पे, जब स्टार्टिंग किया तब का और जब एंड हुआ तब का टाइम, ये T1 डैश है, T2 डैश है। अब देखो एक्चुअल टाइम ये है हमारा जो मूविंग फ्रेम में है, मूविंग फ्रेम में उसके लिए एक्चुअल टाइम है, लेकिन इसको लग रहा है कि अरे मेरा तो घड़ी तुरंत खत्म थी, मतलब टाइम ये हो गया, ख़त्म हो गया, इसका अभी चल ही रहा है। T1 डैश हाँ T1 डैश माइनस T2 डैश इक्वल टू T नॉट, या T2 डैश माइनस T1 लिख सकते हैं, यहाँ पे T2 डैश T1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा T नॉट एक्चुअल टाइम, ये हो जाएगा आपका डायलेटेड टाइम इसके अकॉर्डिंग। अब देखो स्टूडेंट T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गामा T2 डैश प्लस एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 डैश, ये माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स डैश बी अपॉन सी स्क्वायर, दिस वन कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश, ये T नॉट हो गया एक्चुअल टाइम, और ये आपका डायलेटेड टाइम हो गया। डायलेटेड टाइम किसके लिए है, रेस्ट फ्रेम के लिए, टाइम डायरेक्शन T नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और लेंथ कॉन डायरेक्शन में क्या होगा, आई एम सो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ आप करेक्ट कर लेना, ये गामा मतलब रेसिप्रोकल में है तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये हमारा रहा लेंथ कॉन डायरेक्शन एंड टाइम डायलेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिनेरियोज हम जो है ना मोल्ड कर सकते हैं, इसके टाइम डायलेशन के थ्रू भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के भी थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ देती हूँ, देन मैं एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगी आपको। प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी, रिलेटिव एडिशन ऑफ वेलोसिटीज एंड रिलेटिव मास। रिलेटिव मास में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी देखो क्या कहता है, इसमें भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ऐसे एक एस है, ये भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे जो टाइम है, दो क्लॉक रख दिया गया है, x1 x2 दो पोजीशन पे, और टाइमर लगाने के बाद उसको एक साथ साइमल्टेनिटी दोनों को चलाया जाता है, दोनों को मतलब ऑन किया जाता है, दोनों टाइम को एक साथ। लेकिन अब पता ये करना है कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये टाइम कैसे टाइम का डिफरेंस क्या नज़र आता है, दोनों साइमल्टेनियस दिखता है, दोनों एक साथ ही मतलब लगना स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज कुछ डिफरेंस नज़र आता है। अब देखते हैं स्टूडेंट, डेरिवेशन को देखते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुँचोगे। एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू एक्स माइनस बी टी, जो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा है। एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, क्योंकि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी मतलब मूव कर रहा है एक्स डैश पे, एंड जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू गामा इंटू में टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे T1 और T2 डैश इसके अकॉर्डिंग ये निकालूंगी। T1 डैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, T1 डैश हो जाएगा T1 माइनस x1 भी अपॉन में सी स्क्वायर। x1 यहाँ पोजीशन में मैटर करता है, x1 भी अपॉन में सी स्क्वायर। T2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू T2 माइनस x2 इंटू भी अपॉन में सी स्क्वायर। अब दोनों को जब माइनस करोगे, T2 डैश माइनस T1 डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस x2 भी अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1, ये प्लस हो जाएगा x1 भी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करती हूँ, एक जगह लिख देती हूँ, T2 माइनस T1, यहाँ माइनस कॉमन लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा x2 माइनस x1 भी बाई सी स्क्वायर। और गामा को मैंने कॉमन ले लिया। ओके,
ये T2 माइनस T1 डैश, ये क्या है, साइमल्टेनियस, एक साथ ही घड़ी को, मतलब दोनों में एक घड़ी है, एक समय है, तो एक समय है तो दोनों में एक समय, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, T2 और माइनस T1, ये ज़ीरो हो जाएगा, एंड ये वाला फैक्टर बचेगा गामा भी अपॉन में C² इंटू x2 माइनस x1। तो क्या डिफरेंस मिलेगा, क्या टाइम में चेंजेस देखने को मिलेगा, वो एस फ्रेम में आपको दिख जाएगा। ये हमारा रिजल्ट रहा, ये हमारा रिजल्ट रहा किसका, प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी का। ये सिनेरियो आपको किसी में भी पूछ सकता है, हो सकता है, लेकिन ये वाला रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ये वेरी कर सकता है। मैंने तो यहाँ पे एस फ्रेम में ना दोनों दो घड़ी को स्टार्ट एक साथ करवाया है, हो सकता है एग्ज़ाम के सिनेरियो में कह दे कि नहीं, हम जो मूविंग फ्रेम है एस डैश, उसमें दो पोजीशन पे दो वॉच लगाया हमने, और दोनों को एक साथ जो है मतलब स्टार्ट किया दोनों वॉच को का टाइम, तब क्या होगा, तब श्रेष्ठ फ्रेम में वो क्या डिफरेंसेस नज़र आएगा। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट। अगर तब ये हो जाएगा जब हमारा मूविंग फ्रेम अगर क्या करता है, मूविंग फ्रेम में दो क्लॉक को एक साथ स्टार्ट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इसका निकालना होगा। ओके, तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ रेस्ट फ्रेम में दो पोजीशन पे दो वॉच रखा, दोनों को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया, एंड देन हमने देखा एस डैश फ्रेम में हमने देखा कि इसकी क्या डिफरेंसेस आ रही है, इसमें क्या दोनों साइमल्टेनियस सही में मतलब नज़र आ रही है टाइम, या कि और कुछ नज़र आ रही है। तो कुछ डिफरेंसेस दिखने को मिला जो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी में जो ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आया T2 डैश माइनस T1 डैश इज इक्वल टू गामा T2 माइनस T1 माइनस गामा भी अपॉन C² x2 माइनस x1, ये जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग है, अकॉर्डिंग है ये वाला टाइम डिफरेंस, और ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के का है ये डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, एंड ये आपका जो है पोजीशन का डिफरेंस है, या फिर बोल सकते हो कि उसका डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दो ऑब्जेक्ट के बीच का या दो वॉच के बीच का। हो सकता है कि यहाँ पे लाइट का यूज़ कर ले, या टाइम के जगह पे कि दो पोजीशन पे अगर मैं एक साथ लाइट ऑन करूँ तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो लाइट डिफरेंस क्या नज़र आएगा लाइट का डिफरेंस। ओके, तो देखो यहाँ पे उसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, टू बल्ब्स स्विच ऑन साइमल्टेनियसली इन फ्रेम एस दैट इज स्टेशनरी। यहाँ पे देखो, यहाँ बोल दिया कि जो है फ्रेम जो है एस फ्रेम में जो कि स्टेशनरी है, वहाँ पे दो बल्ब को एक साथ स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है, स्विच ऑन कर दिया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ टाइम इन फ्रेम एस डैश इफ इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 0.5 c। अभी पूछ रहा है कि मतलब कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी मूविंग फ्रेम एस डैश में वो मतलब उसका लाइट का डिफरेंस क्या नज़र आएगा अगर उसका वेलोसिटी है 0.5 c, एंड डिफरेंस बिटवीन टू बल्ब्स इज 10 किलोमीटर। अब देखिए इन एस फ्रेम का जो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर भी दे दिया है। कुछ इस तरह से सिनेरियो फ्रेम है, ये हमारा एस फ्रेम है, ये एस डैश फ्रेम है, राइट। यहाँ से ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये टू पोजीशन है x1 x2, यहाँ पे x2 माइनस x1 दे रखा है, कितना आपको दे रखा है स्टूडेंट 10 किलोमीटर, और यहाँ से दोनों टॉर्च को एक साथ ऑन किया जा रहा है। तो यहाँ फिर एस फ्रेम से अगर एस डैश फ्रेम से देखोगे तो ये टॉर्च का जो स्टार्ट कर रहा है तो वो टाइमिंग का जो डिफरेंस क्या नज़र आएगा, देखो T1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा T1 माइनस Vx1 अपॉन C², T2 डैश इक्वल टू दिस वन ऑल्सो, एंड देन हमने फार्मूला निकाला था, ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी के अकॉर्डिंग, T2 डैश माइनस T1 डैश गामा T2 माइनस T1 माइनस गामा भी अपॉन C² इंटू x2 माइनस x1। आप देखो तो ये जो है रेस्ट फ्रेम में है टाइम डिफरेंस, एंड ये रेस्ट फ्रेम में जो है आपका जो है पोजीशन का डिफरेंस है, एंड ये वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, एंड C जो है स्पीड ऑफ लाइट, गामा लॉरेंज फैक्टर, जो गामा इसका टू क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये आपका अगर ये जो है ये डिफरेंस अगर दे रखा होता किसमें, मूविंग फ्रेम में, तो आप कैसे निकालते रेस्ट फ्रेम का डिफरेंस, ये डिस्टेंस, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ये फुल वैल्यू पुट करके। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तो बोला गया कि दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है टॉर्च की लाइट को। तो ये वाला जो है T1 = T2, तो ये 0 हो जाएगा ये फैक्टर। तो हमारा ये डिफरेंस निकालना है, तो ये वाला फैक्टर हमको सॉल्व करना है ना। ये T1 = T2 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। देन ये वाला देखो माइनस गामा भी अपॉन सी स्क्वायर x2 - x1, ये वाला वैल्यू दे रखा है 10 किलोमीटर। एंड मैंने लॉरेंज फैक्टर निकाला 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। भी की वैल्यू है 0.5 का स्क्वायर 5c है ना, 0.5c, तो 0.5 का स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड भी बाई सी स्क्वायर जो है 0.5c अपॉन सी स्क्वायर, एक सी यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। एंड देन हमारा जो निकल के आएगा, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद ये अब हमारा डिफरेंस, टाइमिंग का डिफरेंस नज़र आएगा कितना। एक टाइम में वहाँ स्टार्ट करते हैं बल्ब को, लेकिन यहाँ टाइम का डिफरेंस क्या नज़र आया, 0.192 क्रॉस 10⁴ सेकेंड, यानी कि 19 माइक्रो सेकेंड जो है वो डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस आया इन मूविंग फ्रेम में, अकॉर्डिंग टू द मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा गया। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा गया रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि मतलब रेस्ट फ्रेम में कि दो बल्ब जो है एक साथ जो है ऑन किया जाता है एक ही टाइम पे, लेकिन वहाँ पे क्या नज़र आता है, दोनों बल्ब में ऑन करने का डिफरेंस नज़र आता है 19 माइक्रो सेकेंड्स। अब यहाँ पे कुछ मैं मोल्ड कर देती हूँ क्वेश्चन को। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू बल्ब्स इज 10 किलोमीटर इज एस फ्रेम, अगर मतलब कि एस फ्रेम में वो डिफरेंस दिया रहा था आपको 10 किलोमीटर, तो आप क्या करते बस यहाँ पे कुछ नहीं करना था, x2 - x1 डैश = गामा x2 - x1 रिलेशन यूज़ करना था। इस जगह पे आप ये गामा फैक्टर गायब हो जाएगा, क्योंकि इतना = x1 - x2 डैश होता है, x2 डैश - x1 डैश, एंड देन ये वाला अप्लाई कर लेते हैं, हमारा वैल्यू निकल जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और मोल्ड करके यहाँ पे बनाया गया है, देखो स्टूडेंट। Let distance between bulb is 10 km in S frame. Bulbs start at different times, but they look simultaneously in a frame S dash. What is the difference between their times? अब देखो यहाँ पे अपोजिट कर दिया गया कि एस फ्रेम में जो है, जो रेस्ट फ्रेम है, उसमें जो लाइट है वो डिफरेंट टाइम में ऑन किया जाता है, लेकिन एस डैश फ्रेम में वो दोनों साइमल्टेनियसली नज़र आता है, नहीं कि एक साथ वो ऑन किया गया। तो उसका आप देखो कि रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या टाइम डिफरेंस है उसको देखेंगे। इसमें मुझे नज़र आता है कि ये वाला जो है दोनों का जो है एक साथ नज़र आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा फैक्टर। तो T2 डैश - T1 डैश क्या हो जाएगा, गामा फैक्टर कैंसिल आउट, v ऊपर सी स्क्वायर x2 - x1। देन सारे वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁵ सेकेंड। अब हम एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ को पढ़ेंगे। ओके, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में जानेंगे। Vx डैश = क्या है, मतलब Vx डैश को हम क्या लिख सकते हैं, dx डैश अपॉन dt डैश। Vx डैश मतलब ये, अब हम इसको ये लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं अपॉन dt, ऊपर नीचे नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से dt और dt डिवाइड कर दिया हमने। तो dx डैश dt डैश क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, x डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। x डैश की वैल्यू क्या थी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में x गामा इंटू x माइनस बी टी, गामा तो कांस्टेंट फैक्टर, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, d/dt x माइनस बी टी। एंड टी डैश की वैल्यू पुट कर दी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से t - x अपॉन सी स्क्वायर। गामा में बाहर कर दी, गामा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस b, और ये 1 - b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब मैं मतलब ये जब करूँगी मैं डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dx अपॉन में dt माइनस b अपॉन 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर dx dt, है ना, b बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो dx अपॉन में dt हो जाएगा, वो फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया। तो हमारा क्या नज़र आया, vx डैश vx माइनस b अपॉन में 1 माइनस b अपॉन सी स्क्वायर। उसी तरह से y डैश में देखोगे, लेकिन यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये हमारा मान लेते हैं x है डैश, ये y डैश, z डैश, x y z, ये रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है यहाँ पे अलोंग x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है,
लेकिन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो क्या होगा, देखो डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश लिख सकती हूँ मैं। अब क्या करूँ, डी टी जो है डिवाइड कर दिया हमने, तो वाई डैश इक्वल टू वाई होगा क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं है, और बाकी इसमें जो है ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, गामा तो रहेगा ही, टी माइनस बी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, तो 1 माइनस बी एक्स अपॉन में सी, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर गामा भी आएगा। ओके, उसी तरह से सिमिलरली इसके लिए भी। अब गामा आएगा कि नहीं आएगा मैं अब नेक्स्ट क्लास में कंफर्म होकर बताती हूँ। ओके, आई होप आपको ये जो वीडियो है, आपका ये जो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और समझ में आई होगी, सारी टॉपिक्स क्लियर हुई होगी, आई होप। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। एंड 2 टॉपिक और बच गया है इस स्पेशल और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। लाइक एक बचा है आपका रिलेटिविस्टिक मास, एंड एक बचा है आपका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। एंड तब तक के लिए टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो आपको तो डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।